Good evening, everyone. After a very long span of time, I again come in front of you. I am Dr. Lisha Roy, and I have been taking many sessions in pharmacology, and also many mails I have received where people are asking for case-based question. That's why I have done IGTV videos and also posted in my Insta page. Okay, so please follow my Insta page so that you could get all the case based question on various topics. So let's start with today's topic, that is anti-asthmatic drug. Today I will write less but discuss you more. Okay, so what is asthma? What is people are facing nowadays? This is a very current topic nowadays. People which are having bronchial irritation, okay, what happen is there are different type of allergy. बहुत सारे टाइप के एलर्जीज होते हैं, जैसे कि आपका पोल्यूटेंट हो गया, कोल्ड हो गया, आपका डस्ट हो गया, एंड योर साइकोलॉजिकल ऑल्सो, एंड इवन योर पॉलेंस हो गए, ठीक है, एनी टाइप ऑफ इरिटेंट्स हो गए, उसके कारण क्या होता है, बॉडी में एलर्जी होता है. ओके, एंड ड्यू टू एलर्जी व्हाट कॉजेज इज इट कॉजेज योर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन. फॉर एग्जाम्पल, ये आपका किसी भी टाइप का आपका एलर्जी है. एलर्जी से क्या होता है, ये मान लो कि आपका ये एयरवे है. ओके, तो एयरवे में क्या हुआ, किसी भी टाइप का एलर्जी के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शो करता है. या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शो करता है किसकी वजह से, या तो अल्फा सेल की वजह से, या टीएनएफ सेल की वजह से, या फिर आपका हिस्टामिन्स की वजह से, इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ हिस्टामिन्स की वजह से. तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है कॉन्स्ट्रिक्शन. कॉन्स्ट्रिक्शन होने में क्या होता है, हम लोगों का रिवर्सिबल एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है. ओके, रिवर्सिबल एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको कि हम लोग एस्थमा बोलते हैं. तो हम लोग इसमें इसके ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे. तो ऑब्वियसली दिस मैकेनिज्म में अगर मेन प्रॉब्लम क्या है, आपका कॉन्स्ट्रिक्शन आपका प्रॉब्लम है, तो जितने भी ड्रग्स होंगे आपके, या तो आपका वो रिलैक्स करेगा, या फिर आपका ये अल्फा रिसेप्टर्स में आपका एलर्जी के कारण हो रहा है, तो मेनली आपका एंटीकोलिनर्जिक या फिर आपका बीटा सेल्स आएंगे. ठीक है, दैट आई विल डिस्क्राइब यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल विथ निमोनिक. It is a very volatile topic. As I have told you, the whole pharmacology is a volatile topic. Okay. So मैंने आपको बोला कि ब्रोंकियल में आपका कॉन्स्ट्रिक्शन होने से आपका एलर्जी हो रहा है. तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, मैं आपको इस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ. देखिए, मैंने 4 बॉक्स बनाया क्योंकि इट इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. ठीक है, मैंने एक निमोनिक, हम लोग जब सोने के लिए जाते हैं तो हम लोग लूज कपड़े पहनते हैं, राइट. तो हम लोग बस इसको याद रखना, दिस इज माय डिनर सेशन टॉपिक. हम लोग डिनर सेशन में सब कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो इसी सेशन में, तो इससे याद रखना कि जो निमोनिक्स होगा वो भी इसी तरीके का ही होगा. बाय लूज midnight clothes. ठीक है, बाय मिडनाइट लूज क्लोथ्स, सॉरी, बाय लूज मिडनाइट क्लोथ्स. ओके, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. योर फर्स्ट इज योर ब्रोंकोडायलेटर्स. योर फर्स्ट इज ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स. ओके, loose is of your leukotrienes. Okay, then M is your mast cell stabilizer. And C is your
कैटेकोलामाइंस। ओके, प्लीज इसको आप ध्यान रखिए। हम लोगों का एंटी एस्थेमेटिक ड्रग के 4 कैटेगरीज होते हैं। 4 कैटेगरीज में क्या क्या है आपका? बाय, लूज, मिडनाइट, क्लोथ्स। B for bronchodilator, L for leukotrienes, your M for mast cell stabilizer and C for catecholamines. Perfect. Now मैं आपको एक एक के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं आपका ब्रोंकोडायलेटर्स में। व्हाट इज ब्रोंकोडायलेटर, क्या होता है इसमें, ठीक है। सबका मैकेनिज्म मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी और कौन कौन से इसमें ड्रग्स आता है वो मैं आपको सबसे पहले ब्रोंकोडायलेटर्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट इज sympathomimetics. First is your sympathomimetics. Second is your anticholinergic. Second is your anticholinergic. And third is your methylxanthines. And third is your methylxanthines. Perfect. So your anti-asthmatics or your drugs for asthma is divided into 4. The first category is your bronchodilator. Bronchodilator is divided into 3. Sympathomimetics, anticholinergic and methylxanthines. Perfect. Now come to your bronchodilators का mechanism. What is the mechanism of bronchodilators? What happen is I will describe the bronchodilator mechanism by this 3 category. First, second, third. So first, second, third. First, second, third. First is your sympathomimetic. I have written it as SPM. Okay. So what happened in this is here adrenergic drugs. Here adrenergic drugs. I have completed my topic on adrenergic drugs. Please visit there. You will understand what are adrenergic drugs. So what happens is your adrenergic drug act on beta 2 receptors, causes bronchodilation. Causes bronchodilation. So sympathomimetic drug act on your beta 2 receptor that causes bronchodilation. First mechanism. Second mechanism, AC, anticholinergic. What happened here is, I will tell you about this also, but first finish all the mechanism. Okay. So what happened here is block cholinergic receptors. Block cholinergic receptors that causes bronchodilation. That causes bronchodilation. Okay. And third is of methylxanthines. What happened in methylxanthines is it release calcium from sarcoplasmic reticulum. It releases calcium from sarcoplasmic reticulum. Then what happened is decrease in phosphodiesterase. Decrease in phosphodiesterase, which causes increase in intracyclic necrosis. That increase in intracyclic necrosis. Sorry, it's nucleotides. Okay. And at last it causes increase in CAMP and causes bronchodilation. I repeat once again what happened till now. हम लोग ने शुरू किया था एंटी एस्थमेटिक ड्रग को पढ़ने से। मैंने बोला एंटी एस्थमेटिक ड्रग इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. ओके, दैट इज योर बाय, मिडनाइट,
लूज मिडनाइट क्लोथ्स. ओके, सो पहला जो था वो हम लोगों का था आपका ब्रोंकोडायलेटर्स. ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर इज डिवाइडेड इनटू 3. ओके, 3 इज सिंपैथोमिमेटिक, एंटीकोलिनर्जिक और मिथाइलजैंथिन. सिंपैथोमिमेटिक कैसे काम करता है? ये हम लोग का एड्रेनर्जिक ड्रग है जो कि हम लोग का बीटा रिसेप्टर 2 में, देखिए सबका एक ही कॉमन फंक्शन है, दैट इज डायलेशन. क्योंकि मैंने आपको बोला कि एलर्जी से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है. ठीक है, ये आपका क्या करता है? बीटा 2 रिसेप्टर में जाके एक्ट करता है. एंटीकोलिनर्जिक क्या करता है? ब्लॉक ही कर देता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को. और ये क्या करता है? ये हम लोग का कैल्शियम रिलीज करता है, जिसके कारण क्या होता है? इंट्रासेलुलर न्यूक्लियोटाइड्स हम लोग का इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? सीएमपी हम लोग का एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का ब्रोंको डायलेशन होता है. अब मैं आपको इसके ड्रग्स का एग्जांपल दूंगी. ओके, आई थिंक यू आर क्लियर विथ एवरीथिंग. ओके, सो द ड्रग ऑफ योर sympathomimetics is, okay, there are many things which I have to make you understand what is sympathomimetic. देखिए, sympathomimetic having a number of adverse effect. क्या क्या adverse effect होता है? इसके कारण हम लोग का ट्रिमर्स होता है, इसके कारण फैटिकनेस होता है, इसके कारण ड्रोजीनेस फील होता है, हम लोग को वोमिटिंग भी हो सकता है. इवन अगर हम लोग इसके डोज को अगर हम रिपीटेड देते जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा कि हम लोगों का डिक्रीज इन रेस्पॉन्स हो जाएगा, कि हम लोग का ये रेस्पॉन्स उतना ज्यादा नहीं करेगा. सो दिस इज द थिंग आई हैव टू टेल यू. ओके, इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, दैट इज योर सैल्ब्यूटामॉल. जितने भी ये टमॉल, सैल्ब्यूटामॉल जितने भी होते हैं वो सब सिंपैथेटिक में आएगा. ठीक है, सो सैल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटामॉल, योर saprobutamol. Fine. Now come to your anticholinergic. Anticholinergic में आपका जो भी ब्रोमाइड वाले ड्रग्स है, दो ही आपके ब्रोमाइड वाले ड्रग्स है, वो दोनों इसमें आएंगे. आई एम टेलिंग यू अबाउट द न्यूमोनिक्स, अबाउट द शॉर्ट फॉर्म्स ऑल्सो. तो इप्राट्रोमियम ब्रोमाइड एंड ट्राइट्रोनियम ब्रोमाइड. इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड and tritropium bromide. Fine, these are two examples. Now come to your methylxanthins. Methylxanthins is having phylline wale drugs like theophylline, aminophylline. These are all the drugs. Okay, like theophylline, your aminophylline. These are all the drugs. Okay, तो मैंने बाई का आपका सबसे पहले बी को मैंने आपको पढ़ा दिया कि बाई के, तो बाई के बाद हम लोग का क्या था? लूज में क्या था हम लोगों का? ल्यूकोट्राइन्स. ओके, तो मैं आपको इसमें ल्यूकोट्राइन्स के बारे में बताऊंगी. सबसे बड़ा आपका ये सिंपैथोमिमेटिक्स ही था. अगर ये आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये ब्रोंकोडायलेटर समझ में आ गया, तो आपको ये एंटी एस्थेमेटिक ड्रग्स आपको समझ में आ गया. तो आई हैव डन विथ योर बाई वाला पार्ट. ठीक है, नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ योर ल्यूकोट्राइन्स. हम लोग का सेकेंड न्यूमोनिक्स क्या था? लूज से आता है आपका ल्यूकोट्राइन्स. ल्यूकोट्राइन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी. ठीक है, फर्स्ट इज योर मोंटील्यूटेंट एंड सेकेंड इज योर ज़ैफिरलुकास्ट. Okay, Montelukast, or it's not 10, I think it's Montelukast and ज़ैफिरलुकास्ट. Okay, so these are the things, it's in your leukotrienes. More in leukotrienes are also this, that what are the functions of your methylxanthine and these things. Actually the thing over here is you have to understand that what the leukotrienes function about. So you will be very much you will totally that is also your bronchodilation. I will not give you a depth knowledge because I don't think that reading this much is very much useful. Okay, so what happened over here is it is an antagonized enzyme. It is an antagonized
enzyme which causes your bronchodilation, muscle relaxant, as all the function I have told you. And third is your increase in your vascular permeability. Is your vascular permeability. Now I have done with your L. Now come to your N. M. That is your midnight. Okay. So bi is over, lose is over. Now come to your midnight. Okay. Midnight. What is your midnight is all about? Is your mast cell stabilizer. Is your mast cell stabilizer. What happen in mast cell stabilizer is it decreases the mast cell degradation. It decreases the mast cell degradation. Mast cell degradation that causes your decrease in bronchospasm. That causes your decrease in bronchospasm. Okay, so this is your midnight wala part. It's nothing but your mast cell stabilizer. In mast cell stabilizer, what happen is, as the mast cell is a reason for your allergy, so there is a decrease in the mast cell degradation that causes your bronchospasm. Now come into your corticosteroid, that is your C. Now come into your corticosteroid. Okay, so corticosteroid. What happened in your corticosteroid is, here there is no bronchodilator. This is not your bronchodilators. So what is it? If corticosteroid is not your bronchodilators, then it decreases the bronchial hypersensitivity. Okay. Then it decreases your mucosal edema. Then it decreases your inflammatory responses. So these are the works of your corticosteroid and the examples of it, and also it is being divided into categories, but that we do not have to study much. Other than this thing, corticosteroid is divided, it is divided into systemic and inhalation. Okay. So systemic, I am having an examples of, here I am reading. Systemic, I am having an examples of hydrocortisone, and second is of prednisone. Second is your inhalation type. Okay. In inhalation type, there is an example of all your leclanoside, your budesonide. Okay. So these are the examples of your systemic and your inhalation ones. Okay. Now come to your other part, that what happened. This I have studied that there are 4 types of your anti-asthmatic drugs. Okay. So what happened in asthmatic drugs is, there are 4 categories. One is your bi, loose, midnight, clothes. Bi is your bronchodilator, that is divided into 3 categories. Then is your leukotrienes. Leukotrienes is also divided into 2 categories. What it do is, it decreases the spasm, it decreases the your allergy part, and it increases the vascular permeability. Then come to your loose, then it come to your midnight. Midnight is your mast cell stabilizer. In mast cell stabilizer, what it do is, it decreases the mast cell activity, it decreases. Okay. And last one is your corticosteroid. In corticosteroid, it is not your bronchodilator. What is it? It just decreases your bronchial hypersensitivity, mucosal edema, and inflammatory
respiratory response. It is of two types, systemic and inhalation. In systemic, the two examples are hydrocortisone and prednisone, and in inhalation, the two examples are your gluconoside and budesonide. Okay, there are many other examples also, but these are the most commonly things I have done. Now come to your four categories. The asthma is divided into four categories. Okay, one is your mild, second is your seasonal, third is your systematic, and fourth is your severe. I just discussed that also. Either I discuss it into your next lecture so that it's all case based lecture, so it is easy for you to understand. So stay tuned, and my next topic will be also on these drugs only. So stay tuned. Thank you.